दिल्ली की तपती धूप में एक कॉफ़ी शॉप के कोने वाली टेबल पर 3 दोस्त बैठे थे। बाहर की गर्मी के बावजूद उनकी बातचीत में एक ठंडक और सरसराहट थी, जैसे उन्होंने अभी-अभी किसी ऐसी चीज़ का जिक्र किया हो जो सुनते ही रूह कांप उठे। आर्यन, जो हमेशा एडवेंचरस बातों में आगे रहता था, अपने फ़ोन पर कुछ दिखा रहा था। उसके स्क्रीन पर भांगड़ फोर्ट की गूगल इमेजेस थीं, टूटी-फूटी दीवारों और सूने मंदिरों की तस्वीर। और सुना है? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई राज बता रहा हो। लोग कहते हैं कि भांगड़ में एक तांत्रिक था, सिंधु सेवदा, जो वहां की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से शादी करना चाहता था। जब राजकुमारी ने उसके जादू को तोड़ दिया तो मरते वक्त उसने पूरे भांगड़ को श्राप दिया कि यहां कभी कोई जिंदा नहीं रहेगा, और तब से जो भी सूरज ढलने के बाद वहां रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। आर्यन ने अपनी बात खत्म की तो रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। तू पागल हो गया है आर्यन, रोहन ने थोड़ा डरते हुए कहा। भांगड़? वो भी रात में? वहां के बारे में सुना नहीं है तूने? एएसआई ने बोर्ड लगाया है कि रात को जाना मौत को दावत देना है। आर्यन मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक चमक थी। रोहन, वही तो मजा है। सब कहते हैं वहां भूत हैं, लेकिन किसी ने सबूत नहीं दिखाया। हम जाएंगे, गोप्रो लगाएंगे और दिखाएंगे कि ये सब सिर्फ डर फैलाने का तरीका है। कबीर, जो थोड़ा चुपचाप रहता था, ने अपने चश्मे को ऊपर करते हुए कहा, मैंने सुना है वहां की हवा में ही कुछ अलग है। लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां के खंडरों में बाजार लगता है, पुराने जमाने का। बकवास, आर्यन ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। कल निकलते हैं, हम ढलने से पहले अंदर घुस जाएंगे और सुबह होने तक वहीं छुप कर रहेंगे। क्या तुम लोग मेरे साथ हो या मैं अकेले जाऊं? रोहन और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि आर्यन को रोकना मुश्किल है। दोस्ती का वास्ता और थोड़ा क्यूरियोसिटी उन्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए काफ़ी थी जहां से बहुत कम लोग सही सलामत वापस लौटे थे। अगली दोपहर उनकी पुरानी एसयूवी अलवर के पथरीले रास्ते पर दौड़ रही थी। भांगड़ किले से कुछ 5 किलोमीटर पहले एक छोटी सी चाय की टपरी पर वो रुके। वहां बैठे एक बूढ़े आदमी ने, जिसकी आंखें सफ़ेद मोतियाबिंद से भरी थीं, उन्हें घूरा। कहाँ जा रहे हो बेटों? उसने कांपती आवाज में पूछा। भांगड़ बाबा, आर्यन ने गर्व से कहा। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, वहां मिट्टी नहीं, मांस बोलता है। जो रात को वहां रुकता है वो वहां की मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। लौट जाओ, अभी भी वक्त है। आर्यन ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन रोहन के दिल में एक डर बैठ गया। जैसे ही वो किले के मेन गेट हनुमान पोल के पास पहुंचे, सूरज ढलने वाला था। आसमान का रंग खून की तरह लाल हो रहा था। किले की दीवारें किसी बड़े भूत की तरह खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। सूरज अब पहाड़ियों के पीछे छुप चुका था। आसमान में बचा कुचा उजाला भी तेजी से खत्म हो रहा था। आर्यन, कबीर और रोहन ने अपनी गाड़ी किले से थोड़ा दूर एक झाड़ी के पीछे छुपाई ताकि किसी गार्ड की नजर न पड़े। अभी निकलना होगा, आर्यन ने धीरे से कहा। गार्ड राउंड लगाने वाला होगा। तीनों ने अपने बैकपैक्स उठाए और किले की दीवारों के सहारे सहारे हनुमान पोल यानी मेन गेट की तरफ बढ़े। किले की विशाल दीवारें रात के अंधेरे में किसी जायंट यानी दानव की तरह लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने किले के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनसे टकराया। रोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में बहुत धीरे से सांस ली हो। तुमने कुछ सुना? रोहन ने रुकते हुए पूछा। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, जबकि मौसम ठंडा था। सिर्फ हवा है रोहन, ज्यादा मत सोच, कबीर ने उसे तसल्ली दी, हालांकि उसके खुद के हाथ कांप रहे थे। किले के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ था। खंडहर हो चुके घर, पुराने बाजार की दुकानें और मंदिर। उन्हें गार्ड से बचना था। आर्यन ने एक पुरानी हवेली की तरफ इशारा किया जो गोपीनाथ टेम्पल के थोड़ा पीछे थी। वहां वो ऊपर वाला कमरा सेफ लग रहा है, आर्यन ने कहा। वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ते हुए हवेली की छत पर बने एक छोटे से कमरे में पहुंच गए। वहां से पूरे किले का नजारा दिखता था। बाहर गार्ड की टॉर्च की रोशनी दिखी जो किले के मेन गेट को ताला मारकर जा रहा था। अब वो तीनों किले के अंदर कैद यानी ट्रैप हो चुके थे। अब हम सुबह से पहले बाहर नहीं निकल सकते, कबीर ने घड़ी देखते हुए कहा। रात के 8:30 बज रहे थे। अचानक किले का माहौल बदलने लगा। जो खामोशी पहले सुकून दे रही थी, अब वो कानों को चुभने लगी। एक अजीब सी महक हवा में घुल गई, जैसे कोई पुराना इत्र यानी परफ्यूम और जली हुई मिट्टी की मिली-जुली स्मेल हो। ये स्मेल कहाँ से आ रही है? रोहन ने अपनी नाक बंद करते हुए पूछा। आर्यन ने अपना गोप्रो ऑन किया और कैमरा घुमाने लगा। तभी उसने देखा कि नीचे जौहरी बाजार, जो थोड़ी देर पहले खाली खंडहा था, वहां हल्की सी धुंध जमा हो रही है। गाइस, नीचे देखो, आर्यन की आवाज में पहली बार थोड़ा डर था। नीचे धुंध के बीच उन्हें कुछ साए दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाजार में लोग घूम रहे हों, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं आ रही थी।
सिर्फ एक धीमी सी सरसराहट थी, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। रात के 11:30 बज रहे थे। तीनों कमरे के कोने में बैठे थे। अचानक उनके कमरे के बाहर बैल्कनी में किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप, भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई लोहे की पायल पहनकर चल रहा हो। रोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्यन ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च बैल्कनी की तरफ घुमाई। टॉर्च की रोशनी में कुछ नहीं था, लेकिन बैल्कनी की मिट्टी पर पैरों के निशान उभर रहे थे। बिना किसी के दिखे वो निशान उनके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कोई है यहाँ? आर्यन ने कांपती आवाज में चिल्लाया। तभी कमरे का भारी पत्थर का दरवाजा, जो खोलने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी, एक झटके में अपने आप बंद हो गया। धाम। अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी कबीर ने महसूस किया कि कोई उसके बालों को पीछे से सहला रहा है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। कबीर का दम घुट रहा था। आर्यन ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी कबीर के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं और उसके गले पर नीले निशान बन रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल रस्सी उसे खींच रही हो। कबीर! आर्यन ने चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ा और हवा में हाथ मारा। जैसे ही आर्यन का हाथ उस इनविजिबल चीज से टकराया, उसे एक जोर का बिजली जैसा झटका लगा। अचानक एक भारी और घुर्राती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंजी। तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां की दीवारों का हिस्सा बनोगे। कबीर नीचे गिर गया, हाँपने लगा। उसने डरते हुए दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर बनी एक पुरानी पेंटिंग, जो पहले धुंधली थी, अब साफ दिख रही है। उसमें एक तांत्रिक एक काली मूर्ति के सामने बैठा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पेंटिंग में तांत्रिक की आंखें हिल रही थीं। वो उन्हें ही देख रहा था। हमें यहां से निकलना होगा अभी, रोहन गिड़गिड़ाया। वो कमरे से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे, उनका होश उड़ गया। जो रास्ता पहले नीचे जाता था, अब वो उन्हें किले के सबसे ऊपर वाले हिस्से, यानी रत्नावती महल की तरफ ले जा रहा था। किला बदल चुका था। खंडहर की जगह अब विशाल महल दिख रहा था। मशालें दीवारों पर जल रही थीं। दूर कहीं से पायल की आवाज आ रही थी, एक मधुर लेकिन दर्द भरा संगीत। ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने गोप्रो उठाया, लेकिन कैमरा की स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक यानी नॉइज आ रहा था। वक्त पीछे चला गया है। वो एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक विशाल आईना था। रोहन ने उसमें देखा और चीख पड़ा। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक 17वीं सेंचुरी के सिपाही का चेहरा दिख रहा था, जिसकी गर्दन कटी हुई थी। तभी हॉल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ से धुआं निकलने लगा और वही तांत्रिक जिसे उन्होंने पेंटिंग में देखा था, असलियत में उनके सामने खड़ा था। उसका शरीर सड़ी हुई चमड़ी से ढका था और आंखों की जगह सिर्फ 2 अंगारे जल रहे थे। सिंधु सेवदा, कबीर ने फुसफुसाया। ये वही तांत्रिक है। तांत्रिक ने अपना हाथ उठाया और एक अजीब सा मंत्र पढ़ने लगा। रोहन के पैर जमीन से चिपक गए। जमीन मिट्टी की जगह दलदल बन गई, जो रोहन को अंदर खींच रही थी। आर्यन, मुझे बचाओ! रोहन चिल्लाया। आर्यन ने देखा कि पास ही एक पुराना त्रिशूल रखा था, जो शायद मंदिर का था। उसने उसे उठाया, लेकिन उसने एक बात नोटिस की। तांत्रिक की परछाई आईने में दिख रही है, लेकिन असल में उसके पीछे कोई परछाई नहीं थी। परछाई पर हमला करो, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल को आईने में दिख रही तांत्रिक की परछाई पर मारा। आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया। एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और पूरा महल हिलने लगा। एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब उनकी आंखें खुली तो सूरज निकल रहा था। वो वापस उसी पुराने खंडहर में पड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर खरोंचें थीं। रोहन, कबीर, आर्यन ने पुकारा। रोहन और कबीर पास ही घास पर बेहोश पड़े थे। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने अपना गोप्रो चेक किया तो उसके होश उड़ गए। गोप्रो में कोई वीडियो नहीं थी, लेकिन उसके वॉइस रिकॉर्डर में एक आवाज रिकॉर्ड हुई थी। एक औरत की आवाज, जो कह रही थी, दोबारा मत आना, अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। वो तीनों वहां से इतनी तेजी से भागे कि अपनी एसयूवी की परवाह भी नहीं की। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से आर्यन ने कभी एडवेंचरस ट्रिप्स का नाम नहीं लिया। आज भी जब बारिश होती है, कबीर के गले पर वो नीले निशान दोबारा उभर आते हैं। 3 महीने बीत चुके थे। आर्यन, कबीर और रोहन अब दिल्ली में अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, या कम से कम दिखावा कर रहे थे। भांगड़ की उस रात के बारे में उन्होंने आपस में बात करना बंद कर दिया था। एक शाम आर्यन अपने कमरे में बैठा वही गोप्रो फुटेज रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी। स्टैटिक नॉइस के बीच एक धुंधली तस्वीर उभरी। ये वही जौहरी बाजार था,
लेकिन वीडियो में कुछ ऐसा दिखा जो आर्यन ने उस रात नहीं देखा था। वीडियो में आर्यन, कबीर और रोहन किले से बाहर भाग रहे थे, लेकिन उनके पीछे 4 साए दिख रहे थे। आर्यन का गला सूख गया। हम तो सिर्फ 3 थे, उसने फुसफुसाया। तभी उसके फोन पर रोहन का कॉल आया। रोहन की आवाज कांप रही थी। आर्यन, मेरे घर के बाहर कोई खड़ा है। वो वही पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं और उसके हाथ में वही इत्र की शीशी है जो हमने किले में सूंघी थी। आर्यन ने डर के मारे अपना लैपटॉप बंद करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पर अब एक मैसेज टाइप हो रहा था, अपने आप। किले की मिट्टी किले में ही रहनी चाहिए थी। आर्यन, तुम अपने जूतों के साथ वहां की मिट्टी और एक भटकती रूह को अपने साथ ले आए हो। आर्यन ने नीचे अपने जूतों की तरफ देखा। वो वही जूते थे जो उसने भांगड़ में पहने थे। उन पर अभी भी राजस्थान। उस मिट्टी में से एक छोटी सी सफेद हड्डी बाहर निकल रही थी। सावधान, द फाइनल वार्निंग। इतिहास गवाह है कि भानगढ़ से कोई चीज बाहर लाना मौत को दावत देना है। अगर आप कभी वहां जाएं तो याद रखें, वहां की हवा, मिट्टी या एक छोटा सा पत्थर भी अपने साथ ना लाएं, क्योंकि कभी कभी किले की रूहें रास्ता नहीं ढूंढ पाती और वो आपके कंधे पर सवार होकर आपके घर तक आ जाती हैं। क्या आपने चेक किया? क्या आपके जूतों पर भी मिट्टी लगी है?